अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। मौसम और रास्तों के हालात को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को रोक दिया है। जम्मू से फिलहाल किसी भी जत्थे को रवाना नहीं किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से मौसम के हालात बने हुए हैं, प्रशासन ने एहतियातन ये फैसला लिया है कि फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाई जाती है। हालांकि 3 साल से पहले ही अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही थी। कोविड की वजह से, कोरोना काल की वजह से अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन आसमानी आफत की वजह से एक बार इसे फिर से रोक दिया गया। तो अमरनाथ में आसमानी आफत की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और जम्मू कश्मीर पुलिस की लिस्ट में करीब 41 लोग हादसे के बाद से अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश में वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। अमरनाथ से वायुसेना अब तक 109 घायल श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट कर चुकी है। वहीं 41 श्रद्धालुओं की तलाश के लिए सैन्य ऑपरेशन अभी भी जारी है। श्रद्धालुओं के रेस्क्यू के लिए वायुसेना ने MI-17 और चीता हेलीकॉप्टर्स को लगाया हुआ है। हादसे वाली जगह 13 टन से भी ज्यादा राहत सामग्री वायुसेना के जवान अब तक पहुंचा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन ने मौसम और रास्ते की हालत को देखते हुए जम्मू से फिलहाल यात्रा रोकने का फैसला किया है। यानी अगले आदेश तक जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कोई भी जत्था रवाना नहीं किया जाएगा। तो अमरनाथ हादसे के बाद सुरक्षा बलों की कई टीमें फिलहाल राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी इस काम में लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक दरअसल ये कहा गया है कि बचाव कार्य में वायुसेना के 8 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। इसमें कौन कौन से हेलीकॉप्टर शामिल है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। इनमें MI-17 V5 हेलीकॉप्टर और चीता हेलीकॉप्टर शामिल है, जो युद्ध क्षेत्र में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मारक क्षमता इनकी बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है कि इन्हें अब उतारा गया है जनता की सेवा के लिए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव कार्य के लिए अब तक करीब 60 से ज्यादा बार उड़ान भर चुके हैं। कई लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। वायुसेना ने अब तक 109 घायल लोगों को एयरलिफ्ट भी किया है, क्योंकि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना था और यही वजह है कि 109 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। हादसे वाली जगह के आसपास 13 टन से भी ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है, क्योंकि लोगों के पास अब खाने पीने का सामान तक नहीं बचा है। ऐसे में आपने देखा कि आखिर क्या कुछ सेवाएं जो हैं वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा के पास बरसे कुदरत के कहर को देखते हुए अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अमरनाथ में आई तबाही में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की मदद से अब तक करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 8 जुलाई शाम 5:30। बारिश के कारण बाबा बर्फानी के श्रद्धालु अपने अपने टेंट में थे। पवित्र गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर कि तभी आस्था के जलते दीपक पर आसमान से पानी वाला प्रहार हुआ और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। तेज बहाव में आया पानी दर्जनों टेंटों को साथ बहा ले गया। बाढ़ के साथ 3 लंगर और 40 के करीब टेंट बह गए। यात्रियों में भगदड़ के साथ चीख पुकार मच गई। शाम 6:30 बजे आपदा की सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी गई। शाम 7 बजे राहत के लिए बचाव दल निकला। शाम 7:30 बजे रेस्क्यू टीम गुफा के पास तक पहुंची। शाम 8 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। शाम 8:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। सुबह 5 बजे 9 जुलाई सुबह कई लोगों के शव निकाले गए। सुबह 7 बजे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बारिश एकदम से जोर से बारिश चालू हो गई, उसमें वो लैंडस्लाइड वगैरह हो गया। उसमें सब ये मिलिट्री वालों ने और CRPF के लोगों ने हमारे को शेल्टर में लेके गए और वहाँ से मदद करना चालू कर दिया। सुबह 8 बजे अमरनाथ गुफा के पास कुदरत का कहर कैसे बरपा, इसे डिटेल में समझाने के लिए आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर 8 जुलाई की शाम कैसे दर्शन के अभिलाषी मौत के मुंह में समा गए। अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से 3,800 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके ठीक नीचे टेंट बनाए गए थे। एक टेंट में 4 से 6 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बारिश की वजह से श्रद्धालु टेंट में ही थे। बादल फटने के साथ ही गुफा के सामने से नाले में पानी बेहिसाब भर गया। सैलाब गुफा के सामने श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए टेंटों के बीचों बीच निकला और इस सैलाब की राह में जो कुछ भी आया सब दिन के सब बह गया।
5000 के करीब श्रद्धालुओं में कुछ दर्शन के लिए आ रहे थे और कुछ दर्शन करके वापसी पर थे। बम बम बोले के नारों के बीच बादलों की तेज गरज हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पवित्र गुफा से कुछ ही दूरी पर बादल फटने से टेंट साइड में सैलाब आने वाला है। श्रद्धालु दर्शन करने के बाद वापस लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक पानी बहने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। पानी की एक बड़ी सी धार पवित्र गुफा की बाएं और ऊपर से नीचे की तरफ आई और देखते ही देखते सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ गया। अमरनाथ गुफा के पास 1 घंटे में तबाही का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। तेज बारिश अपने साथ साथ सैलाब बनकर नीचे आई और सब कुछ बर्बाद कर दिया। असल में अमरनाथ गुफा के पास फटे बादल से 1 घंटे के भीतर इतनी बारिश हो गई जितनी 5 घंटों में भी नहीं होती। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच गुफा के ऊपरी हिस्से में 25 mm बारिश हो गई, जबकि इससे पहले दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मात्र 30 mm बारिश हुई थी। गुफा के ऊपर एकदम तेजी से हुई बारिश सैलाब बनकर नीचे आई, जिसके साथ बड़े पत्थर और मलबे आए और इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। सिर्फ मलबे में ही नहीं बल्कि पानी के तेज बहाव के बीचों बीच जाकर जवानों ने लोगों को तलाशा। यहाँ तक कि डंडों का सहारा लिया गया। डंडों के जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि कोई पत्थरों के बीचों बीच तो नहीं फंसा हुआ। प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके लिए रेस्क्यू टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। लोगों को बचाने के लिए मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ड्यूटी पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी फौरन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। राहत के काम में मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी ड्यूटी पर हैं। आईटीबीपी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद की बाढ़ की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। अब ऐसा ही मंजर अमरनाथ में सामने आया। जो भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चालू है। भारतीय सेना, स्टेट के फोर्सेस, दूसरे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चला हुआ है, पर एग्जैक्टली उसमें कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, स्लाइडिंग ज़्यादा थी, तो एग्जैक्ट टाइम और फिगर देना अभी संभव नहीं है। जैसे जैसे ऑपरेशन प्रोग्रेस होगा आप लोगों को उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अचानक अपने सामने तेज रफ्तार से बढ़ रहे पानी को देखकर लोग काफी दहशत में आ गए। अमरनाथ गुफा के पास कुदरत के ऐसे कहर की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहाड़ों पर ऐसा खतरा हमेशा बना रहता है और 8 जुलाई को ये अमरनाथ में हुआ। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन कुदरती कहर के आगे किसी की नहीं चलती है। जब पहाड़ों से हजारों गैलन पानी अचानक आया तो कोई उसके लिए तैयार नहीं था। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं पर अपनी जान बचाने लगा। अमरनाथ की इस घटना ने एक बार फिर से केदारनाथ की याद ताज़ा की। ऐसी त्रासदी का दोबारा होना, और वो भी एक तीर्थ स्थल पर, बहुत ही खतरनाक कहा जा सकता है। असल में मैदानी इलाकों में बादलों को फैलने के लिए खुला आसमान मिलता है, इसलिए बारिश वाले बादल काफी बड़े हिस्से में बरसते हैं। लेकिन पहाड़ों पर अगर ज्यादा पानी वाले बादल जमीन के नजदीक आ जाएं, तो समझिए कयामत ही बरसने वाली है। यही अमरनाथ के आसपास पहाड़ों पर भी हुआ, जब बादल फटा और अचानक पानी तेज रफ्तार से नीचे आया। 12 सालों में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की ये तीसरी घटना है। साल 2010 में भी गुफा के पास बादल फटा था, लेकिन तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। 2021 में 28 जुलाई को गुफा के पास बादल फटने से 3 लोग इसमें फंस गए, जिन्हें बचा लिया गया था। इसमें किसी की जान नहीं गई थी। और अब 8 जुलाई 2022, जब कितनी जाने गई, इसका मुकम्मल आंकड़ा आना बाकी है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बादल फटना होता क्या है और कैसे इसमें लोगों की जान चली जाती है। असल में हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है। वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है। ये ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं। अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हों तो हवा उनको ढकेल कर उड़ा ले जाती है। जब इनका वजन बढ़ जाता है तो बूंदों की बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। इसके बाद ये बूंदें धरती पर टपकने लगती हैं, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं।
लेकिन पहाड़ी इलाके में अक्सर बादल पहाड़ के करीब होते हैं। ऐसे में जब पहाड़ बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। 2-4 किलोमीटर के दायरे में करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है। इसे ही बादल फटना कहा जाता है। अमरनाथ की त्रासदी में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लापता हैं, इसका सही हिसाब तो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट चाहे जितना कुशल और सक्षम हो, आपदा के सामने सब कम पड़ जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। क्योंकि आसमान से लगातार बरस रहे पानी ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कोई उनके पास जाने से भी डरे। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुल्लू के एक नाले में पानी का बहाव तेज दिखा। बहाव भी इतना तेज कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो उसे अपने साथ बहाता लेता चला गया। बड़े बड़े पत्थर भी तेज रफ्तार पानी के सामने घुटने टेकते नजर आए। नाले में पानी के बढ़े स्तर ने ऐसा खौफ पैदा किया कि उसके पास जाने की कोई सोचे तक ना। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से आपको दिखाते हैं कि आखिर वहां किस तरीके से परेशानी हो रही है। जहां शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। आसमान से बरस रहे पानी के प्रकोप से हरिद्वार का मुख्य चौराहा भी नहीं बच पाया। जगह जगह सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उनका नामो निशान मिट गया। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ, जिससे वहाँ से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे को 1 घंटा हो गया जी वेट करते करते। पानी थोड़ा कम हो तब इधर से निकलूं। कई गाड़ियाँ इस तरफ फंस चुकी हैं। सामने आई एक तस्वीर में हरिद्वार के एक अंडरपास में तो इतना जबरदस्त पानी भरा दिखाई दिया कि वहाँ से गाड़ी निकालने से पहले लोगों ने कई बार सोचा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरन वहीं से अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी। हालांकि पानी में जाते ही गाड़ी के बंद होने का डर उनके जहन में बराबर बना रहा। पानी भी थोड़ा नहीं भरा, गाड़ियों के पूरे टायर बारिश की वजह से सड़क पर जमे हुए पानी में भरे हुए नजर आए और पानी का कहीं निकास दिखाई नहीं दे रहा, जो इस समस्या से निपटारे का एकमात्र हल है। कुछ इसी तरीके के हालात से उत्तराखंड के कोटद्वार के लोगों को भी जूझना पड़ा, जिसका वहां के इलाके की तस्वीरों ने एक सबूत दिया। उनमें दिखा कि सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने लोगों को रुला कर रख दिया, क्योंकि शहर तालाब में तब्दील नजर आए। कॉलोनी तो कॉलोनी, लोगों के घरों में पानी भर गया। घुटनों तक भरे पानी में लोगों को समझ नहीं आया कि समस्या का निपटारा आखिर वो करे तो करे कैसे। जल भरा हो रखा है, सब लोग परेशान है। इधर इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। दूर दूर तक जहां तक नजर गई वहां तक पानी का तांडव नजर आया। इस वजह से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। मुसीबत तो गुजरात के कच्छ में रह रहे लोगों के सामने भी बाही फैलाए खड़ी हुई, क्योंकि वहां भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई नहर। कच्छ के बड़े बड़े बाजारों में पानी का कोहराम देखा गया। सड़कें कहीं गुम हो गई और पानी के कारण दुकानें लोगों को बंद करनी पड़ी। यहाँ तक कि एक तस्वीर में तो पानी के साथ एक कार भी बहती हुई दिखाई दी। ये हालत वहाँ के बाजारों के ही नहीं बल्कि एक अंडर ब्रिज में कार सवार लोगों की जान पर बनाई। वो गाड़ी अंडर ब्रिज में पानी भरे होने की वजह से डूब गई, जिस वजह से उसमें बैठे 2 लोगों की जान अटक गई। हालांकि मौके पर तुरंत दमकल कर्मी पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ कार सवार दोनों लोगों की जान बचाई बल्कि रस्सी से खींचकर कार को भी बाहर निकाला। और खराब मौसम का ये तांडव जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। डोडा में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस घटना के बाद तेज बारिश हुई और कई जगहों पर पानी भर गया। बादल फटने से मलबा जमा होने से परेशानी और भी बढ़ गई, जिससे कई गाड़ियां दब गई। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश कहर बनकर बरसी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पानी बरसने के कारण एक भारी भरकम पेड़ उखड़कर वहां से गुजर रही एक कार पर जा गिरा। बताया गया कि जिस समय ये घटना हुई तब उस गाड़ी में एक शख्स सवार था। वो तो गनीमत रही कि पेड़ गाड़ी के पिछले हिस्से पर गिरी, नहीं तो इस हादसे में कार सवार की जान जा सकती थी। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जिसका आधिकारिक वीडियो भी सामने आया है। और इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक ब्रिटिश ट्रेनिंग बेस पर कुछ डमी टारगेट पर ऑटोमेटिक हथियारों से निशाना लगाते दिखे। हालांकि सुरक्षा कारणों से ब्रिटेन गए यूक्रेन के सैनिकों की पहचान को गुप्त रखा गया। हथियार चलाने के बाद यूक्रेन से आए सैनिकों को उन बड़े हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हथियार ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद के तौर पर दिए।
and I took my time to make sure my family and relatives are safe. But right now I'm ready to stand among all our other folks. अप्रैल महीने में जब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था, उसी दौरान ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात कही थी और इसी घोषणा के बाद यूक्रेन के सैनिकों का पहला बैच ब्रिटेन पहुंच गया। ब्रिटेन की ओर से कहा गया कि वो पहले बैच में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देगा। इन सैनिकों की ट्रेनिंग ब्रिटेन के 4 अलग-अलग ट्रेनिंग बेस पर होगी और इसमें करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। पहले बैच की ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तब ब्रिटेन यूक्रेनी सैनिकों के दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू कर देगा। Matters when you're in a war and you're against Russia, you need to make sure that you can be as best as you can be, and this is the process we're doing here. We're starting to deliver that. महायुद्ध के बीच ब्रिटेन मदद के तौर पर यूक्रेन को कई $मिलियन के हथियार दे चुका है। इनमें से कई ऐसे ब्रिटिश हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के सैनिकों ने कभी नहीं किया। ब्रिटेन में दी जा रही ट्रेनिंग में यूक्रेनी सैनिकों को वो हथियार भी चलाना सिखाया जाएगा।